और 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स और डीएचटी कन्वर्जन। तो ये सब क्या होता है, जैसे कि आप स्टार्ट में देख रहे हो ऊपर टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होने के लिए डीएचटी में उनको 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम चाहिए रहता है। तो फिनास्ट्राइड क्या करता है, इसी 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है। तो जब वो ब्लॉक कर देता है तो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में रहता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी उसको एस्ट्रेडोल में कन्वर्ट करने लगती है एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो डीएचटी कम होता है और एस्ट्रेडोल बढ़ जाता है बॉडी में। तो जब एस्ट्रेडोल बढ़ता है तो उससे आपके बहुत से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्ट्रिया जो सबसे मेजर सिम्टम है एस्ट्रेडोल का, गायनेकोमेस्ट्रिया हो जाता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली ये जो है ये एस्ट्रेडोल ये फीमेल हार्मोन होता है, मेल में बॉडी में भी पाया जाता है लेकिन वो बहुत कम पाया जाता है। तो पीएफएस की कंडीशन में ये बढ़ जाता है इसे। और डीएचटी का आपको फंक्शन पता ही है कि वो बहुत सी जगह पे हेल्प करता है, सेक्स में भी बहुत हेल्प करता है, इरेक्शन की क्वालिटी भी डीएचटी से ही देखी जाती है, और मसल मास में भी डीएचटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बाकी न्यूरोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स आते हैं वो डीएचटी के कम होने की वजह ही से आते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब अब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा है, एक तो वो एस्ट्रेडोल में कन्वर्ट हो रहा है, डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और ज़्यादा है तो ब्रेन को ये भी सिग्नल जा रहा है कि हाँ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन को भी कम बनाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन के अपने फंक्शन है वो भी कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन तो पता ही होगा सभी को, सेक्स से रिलेटेड मोस्टली ज़्यादातर उसके फंक्शन यही होते हैं कि वो सेक्स से रिलेटेड होते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर में वो हेल्प करता है, इरेक्शन में भी हेल्प करता है, और मसल मास गेन में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत हेल्प करता है। तो यही है एरोमेटाइजेशन और 5 अल्फा रिडक्टेज के रिकवरी प्रोटोकॉल के बारे में। 5 अल्फा रिडक्टेज प्रोटोकॉल है जो मेरा मैंने कन्वर्जन मैं वेबसाइट टू वेबसाइट होता है, जैसे कि आप स्टार्ट में देख रहे हो टेस्टोस्टेरोन है, पीएफएस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होने के लिए डीएचटी में जो भी डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है, पेशेंट ने इंटरव्यू दिया है या स्टोरी शेयर करी है, मैंने उसी के बेसिस पे ये प्रोटोकॉल बनाया था अपने लिए। मैं ये प्रोटोकॉल ट्राई कर चुका हूँ। सो इसमें तो मेरा तभी यही कहना है कि ये मेरा अपना प्रोटोकॉल है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो किसी स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। सो इसमें मैंने 2 फेज़ में डिवाइड करा है। पहला फेज़ 1 है जिसको हम लोग 6 मंथ टू 1.5 ईयर तक की कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फेज़ 1 में हम लोग ज़्यादा मेडिकेशन इसमें नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं और आपका थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन नहीं होता है। सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं। तो इसमें हम लोगों का क्या गोल रहता है फेज़ 1 में, और इसमें हम लोगों का यही गोल रहता है कि हार्मोन को रीबैलेंस करा जाए और डीएचटी की रिकवरी हो। और बेसिकली यही चीज़ें रहती हैं, और सिम्टम मेंटल एडेप्टेशन हो और गट हीलिंग भी हो इसमें। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहला है वो है हैवी वेट ट्रेनिंग। आपको जैसे ही पीएफएस आपने मेडिकेशन छोड़ा, आपको लगा पीएफएस हुआ है, आपको हैवी वेट एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी वीक में 5 बार। फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। तो डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो भी क्योंकि इसमें आपको डीएचटी रिच डाइट लेनी है, डीएचटी रिच डाइट लेनी, क्योंकि आपका डीएचटी हार्मोन जो है वो कम हो चुका है, आपको डीएचटी आपकी बॉडी में नहीं है, तो आपको डीएचटी रिच डाइट लेनी है। और डीएचटी ब्लॉकर कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी खाना हो, कोई भी लगाने की चीज़ हो, वो अगर डीएचटी ब्लॉकर है तो आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आप इंटरनेट पे तो बहुत सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पर जाओगे डीएचटी रिच तो आपको मोस्टली आपको डीएचटी ब्लॉकर ही मिलेंगे। तो डीएचटी रिच जो डाइट है वो बेसिकली वो आती है, मैं कुछ ही चीज़ों में जो मैंने फॉलो करी थी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला है, वो है रेड मीट। आप रेड मीट खाओ और बोन का जो सूप होता है वो आप वो पियो, बस। इसके अलावा आप डाइट में ज़्यादा चेंजेस कुछ भी मत करो, बस यही चीज़ें जो हैं। और साथ में आपको हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है। और आपको अवॉइड क्या करना है, आपको अवॉइड करना है कोई भी डीएचटी ब्लॉकर, क्योंकि अगर आप डीएचटी ब्लॉकर लोगे तो वही 5 अल्फा रिडक्टेज का एंजाइम ब्लॉक होगा, डीएचटी भी कम बनेगा, एस्ट्रेडोल ज़्यादा बनेगा। तो इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। आपको बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे आप अगर एग लेते हो तो एग भी एक डीएचटी ब्लॉकर है, और आपका अनियन एक डीएचटी ब्लॉकर है, आपका गार्लिक डीएचटी ब्लॉकर है। आपको ये सब कुछ नहीं लेना, आपको कोई तेल भी लगाते हो सर में तो वो भी एक डीएचटी ब्लॉकर हो सकता है। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें अपनी
डाइट में रखने हैं। अपना जो टॉपिकल यूज़ करते हो, अगर बालों के लिए कोई चीज़ लगा रहे हो तो बहुत देख कर ही लगाना है कि वो DHT ब्लॉकर ना हो, क्योंकि DHT अगर ब्लॉक हुआ तो फिर से वही ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन अब कम बनाना है, और जो बचा हुआ टेस्टोस्टेरोन है वो स्टेरॉयड ऑयल में कन्वर्ट होने लगेगा। तो DHT ब्लॉकर को हर हाल में अवॉइड करना है, और DHT रिच सप्लीमेंट्स और या फिर डाइट आपको लेनी है। तो जो ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए तो हो गया कि ये लोग रेड मीट खा लें और बोन सूप, ये आप 2 महीने 3 महीने आप जितने दिन फॉलो कर पाए आप फॉलो करिए। तो और जो नॉन वेजिटेरियन है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो इसमें बस आप यही कर सकते हो कि आप एक वे प्रोटीन जो बहुत अच्छी कंपनी का हो, जिसमें और कुछ भी ना हो, कोई भी विटामिन एड भी ना हो, क्योंकि बहुत से विटामिन भी DHT ब्लॉकर होते हैं, तो वो आप ले लो। फिर आपको इसमें सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने हैं। आपको देखो PFS की कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो जो है पेनिस का वो थोड़ा सा अल्टर्ड होता है। तो जब तक आपका वो सही हो रहा है, जब तक आप रिकवरी करोगे तो हो सकता है टिश्यू डैमेज हो, तो उसके लिए आप L-आर्जिनिन ले लो। आप हर दूसरे दिन L-आर्जिनिन ले सकते हो 1000 mg तक। तो L-आर्जिनिन लेना बहुत सही रहता है, क्योंकि उससे ये भी रहता है कि इरेक्शन भी आता है, तो थोड़ा सा मेंटली भी आपको सही लगेगा कि हाँ मेरा इरेक्शन आ रहा है, मेंटली सुकून में आप रहोगे। दूसरा है विटामिन डी लेना है। विटामिन डी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, 1 वीक लेना है, ठीक है। अश्वगंधा, अगर आप वो DHT ब्लॉकर है, वो आप तभी अश्वगंधा भी एक तरीके से DHT ब्लॉक करता है, तो आप ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। आप फिर उसके बाद प्रोबायोटिक लोगे। प्रोबायोटिक क्यों लोगे? क्योंकि इसमें गट हेल्थ जो है, जो पेट की हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं आपके गट की। जब भी आप टॉयलेट जाओगे, इंडेंट सीट पे बैठोगे, तो आप देखोगे आपका जो टॉयलेट है, जो आपका स्टूल है, वो टॉयलेट में चिपकता है। तो इससे यही पता चलता है कि आपका सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप प्रोबायोटिक ले सकते हो और प्रोटोन पम्प इनिबिटर ले सकते हो, जैसे रूबी पैराजोल है, वो आप ले सकते हो, या पेंटापैराजोल आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको इनिशियली बहुत स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करनी है। पर डे एक्सरसाइज करना है, पर डे आपको DHT रिच डाइट लेनी है, और किसी भी कंडीशन कुछ भी हो जाए आपको DHT ब्लॉकर नहीं लेने हैं, वरना फिर आपका क्रैश होगा। मतलब आप फिर से आपको लगेगा कि मैं एकदम जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पर आ गया हूँ, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। किसी दिन आपको लगेगा कि आपका बहुत अच्छा इरेक्शन आ रहा है, आपको सेक्स फील हो रहा है, और किसी दिन आपको लगेगा कि आप पहले ही जैसे हो, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप जब ये सब फॉलो करते हो तो बैड डेज जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं, ज़्यादातर आपके गुड डेज होते हैं। बीच बीच में आते रहते हैं बैड डेज, महीने में फिर 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, ऐसे करके आते हैं एंड में। तो बैड डेज आते जाते रहते हैं, और गुड डेज के जो होता है वो टाइम वो बढ़ जाता है। और आप क्या कर सकते हो, आप फास्टिंग कर सकते हो। आपको 7 डेज फास्टिंग अगर आप कर पाओ करो, नहीं तो 3 दिन फास्टिंग आप करो बीच बीच में। 1 वीक के बाद, दो वीक के बाद कर लिया, या महीने में 1 बार कर लिया, ये आपको करना रहेगा। और आप कीगल एक्सरसाइजेस करो पर डे कीगल एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये भी आप कर सकते हो। साथ में अगर आपको इसमें आपको साइड बाय साइड आपको ये है कि हमें सेक्स भी करना है, तो फिर वो भी है, थोड़ा मेंटली सुकून के लिए आप सियालिस ले सकते हो, जो कि एक वो जो इरेक्शन को मेंटेन रखती है, वो मेडिकेशन है, वो एक मेडिकेशन है। उसको मैं अवॉइड करता हूँ कि आप मेडिकेशन से बचो, लेकिन आप इनिशियल स्टेज में लो डोज सियालिस ले सकते हो, क्योंकि उससे पेनिस की हेल्थ बनी रहेगी। जब तक आपका हार्मोन रिकवर नहीं हो सकता तब तक आप ले सकते हो। वैसे L-आर्जिनिन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो भी पेनिस के ब्लड फ्लो पर ही वर्क करती है। तो क्या हो गया, हमारा डाइट हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई, और सप्लीमेंट्स हो गए। सप्लीमेंट्स में आपका यही L-आर्जिनिन है, विटामिन डी है, और आपका प्रोबायोटिक है, और आपका ये प्रोटोन पम्प इनिबिटर है। बाकी आप शिलाजीत वगैरह भी ले सकते हो अगर लेना चाहो। बस आपको जो भी लेना वो ये सर्च करके लेना कि वो DHT ब्लॉकर ना निकले। तो ये आपको 1 साल तक लेना है। अगर इसके बीच आप चाहो जल्दी रिजल्ट आए तो आप ESWT एक मोडालिटी होती है पेनाइल के लिए, पेनाइल के इरेक्शन के लिए होती है, वो आप करवा सकते हो। बहुत कॉस्टली होती है, इस वजह से मैंने उसको ऑप्शनल रखा है। ये बेसिकली मैंने वही बहुत ज़्यादा कोई सप्लीमेंट ऐसा मेंशन नहीं करा है कि जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने कोई भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करने वाला सप्लीमेंट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि जब भी ये टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, और अगर 5 अल्फा रिडक्टेज बॉडी में नहीं है,
तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोडाइल में, ईस्ट्रोडाइल में कन्वर्ट होगा, फिर ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन कम बनाओ, तो ये पूरा फिर से वही सर्कल चलने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं डाला है जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए, तो उसकी जगह पे मैंने ऐसी चीज़ें डाली हैं जो आपका डीएचटी बढ़ाएं, जो आपका ब्लड फ्लो जो है जो पेनिस का वो सही मेंटेन रहे, क्योंकि आपको नेचुरली बॉडी को हील होने देना है। तो जब आपका कुछ 1 साल बाद अगर हो जाए आपका, तो उसके बाद आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो टेस्टोस्टेरोन के, तब बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज का से क्या होगा, अगर जो टेस्टोस्टेरोन है जब आप एक्सरसाइज करोगे तो टेस्टोस्टेरोन एक तो और बनेगा। क्यों बनेगा वो, क्योंकि जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो आपके मसल में जाके वो काम करेगा, तो जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो मसल में काम करेगा, तो उसको ज़रूरत, मसल को, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ मसल को टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, तो फिर वो टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। और जो एस्ट्रोडाइल में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो वो नहीं कन्वर्ट होगा अब आप, तो इससे ये भी फ़ायदा है। और फिर अगर 1 से 1.5 साल हो चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपको मतलब 30% 40% तक ही फ़ायदा हुआ है, 50 भी नहीं हुआ है, तो फिर आप मेडिकेशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो मेडिकेशन में क्या है, मेडिकेशन प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल चलेगा, साथ में मेडिकेशन भी चलेंगे। तो सबसे पहली मेडिकेशन है बहुत इजीली जो सबसे सही आजकल चल रही है, तो वो है क्लोमिड, ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। दूसरी है प्राविरॉन, ये भी डीएचटी को बढ़ाती है, डीएचटी समझ लो इसको, ये वही है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव है, मतलब इससे ये जो HCG है, इससे क्या होता है कि लोगों ने बताया है कि इससे ये परमानेंट ठीक हो जाते हैं। ये HCG के इंजेक्शन होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। ये सबसे ज़्यादा अभी तक की रिपोर्ट करा गया है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा HCG से मिला है। TRT में वही है कि आप TRT लोगे तो आपको फिर उसके साथ अदर चीज़ें भी, अदर हार्मोन भी लेने पड़ेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो TRT बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, लेकिन कोई गुड ऑप्शन नहीं है। जहाँ आपने TRT छोड़ी तो वो हो सकता हो आपको फिर से PFS के सिम्टम्स आ जाएं। आप DHEA ले सकते हो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के, क्योंकि ये मदर हार्मोन इसको बोलते हैं। एलोप्रोग्नेनोलॉन और बाकी के हार्मोन सब इसी से बनते हैं, तो ये ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, सही नहीं हो रहा है, तब जाके तब बहुत से लोगों ने सोडियम वेपोरेट ट्राई करा है। बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंजरस मेडिकेशन है, ये सीजर्स में दी जाती है जब कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, मिर्गी का दौरा जिसको आप बोलते हो, वो कंडीशन होती है, तब ये सोडियम वेपोरेट दी जाती है। तो इससे क्या होता है, न्यूरोस्टेरॉइड जो इम्बैलेंस होते हैं वो सही होते हैं। मतलब ऐसा उन लोगों ने रिपोर्ट करा है, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन इससे लोग ठीक हुए हैं, कई लोग ठीक हुए हैं। तो यही है प्रोटोकॉल, बस इसको आप फॉलो करो 1.5 ईयर के लिए। बाकी अगर आपको ये है कि आप कितना डोज लेना है, क्या लेना है, तो उसके बारे में अब मैं डिटेल में, एक इसका PDF है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा इस PDF का, उसमें आप देखकर कर सकते हो। और साथ में हाँ, कुछ जो टेस्ट हैं वो जो आपको कराना है अपने सिम्टम को ट्रैक करने के लिए, तो पहला तो है आपका गुड और बैड डे। आपको जितने भी गुड डेज हैं उनको ट्रैक करना है, आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर गुड और बैड डेज ट्रैक करोगे तो आपको उससे आइडिया लगता रहेगा कि आप ठीक हो रहे हो कि नहीं। दूसरा है, आपको जैसे ही PFS हो आपको टेस्टोस्टेरोन चेक कराना है। टोटल टेस्टोस्टेरोन करा लिया, फ्री करा लिया, दोनों ही करा लिए, वैसे टोटल सबसे सही है। फिर उसके बाद एस्ट्रोडाइल चेक करा लिया और विटामिन D चेक करा लिया। ये 3 चीज़ें हैं जो आप चेक करा सकते हो। और साथ अगर और आप कराना चाहो तो थायराइड हार्मोन भी चेक करा सकते हो। बाकी यही चीज़ें हैं, आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो जो आपने टेस्ट कराए हैं। मैं उस पर आपको बताऊंगा कि ये कब से कब तक कितना रहता है, क्योंकि मेरा भी ऐसे रह चुका है, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। बाकी आप अपने जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो।